आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ओडिशा में जहां वोटर लिस्ट का एसआईआर चल रहा है, तो वहीं विसंगतियों को दूर करने के लिए पंचनामा का तरीका अपनाया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि तेलंगाना में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचनामा के तरीके में मैपिंग के विसंगतियों को सुलझाने के लिए इलाके के लोगों के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। तेलंगाना में आगामी एसआईआर में मतदाताओं को मोटे तौर पर मैप्ड विसंगतियों के साथ मैप्ड और अनमैप्ड कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। जिन लोगों की मैपिंग खुद से या अपने रिश्तेदारों के साथ की गई है, उन्हें कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैपिंग के बाद भी अगर कोई तार्किक विसंगतियां मौजूद रहती हैं, तो मतदाताओं को विसंगतियों के साथ मैप किए गए कैटेगरीज में रखा जाएगा। जो लोग अनमैप्ड रहेंगे, ईसीआई लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स में एक नया जमा करना होगा। हालांकि सेकंड फेज में यूपी और कुछ अन्य राज्यों में इस समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। वोटर से कहा गया है कि वे किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से 2002 की एसआईआर लिस्ट में शामिल वोटर के साथ अपने रिलेशन को साबित करें। इसके लिए ईसीआई की तरफ से लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य नहीं है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने पूर्व विधायक बालका सुमन की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुमन को फंसाया है। चंचलगुड़ा जेल में सुमन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बीआरएस कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर रही है। इनमें से कथित तौर पर 15,000 करोड़ रुपए का साइट विजिटेशन सर्टिफिकेट घोटाला शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री के साले का नाम सामने आया है और 16 टेंडरों में हुई अनियमितताएं भी शामिल हैं, जिनमें बीआरएस नेता टी हरीश राव ने उठाया था। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के मजदूरों का समर्थन करने और कोयला कंपनी के भीतर की अनियमितताओं को उठाने के लिए सुमन पर पीडीपीपी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अदालत ने भी पुलिस की इस ज्यादती पर सवाल उठाया और पूर्व विधायक के खिलाफ लगाई गई कुछ धाराओं को रद्द कर दिया गया। ये घोषणा करते हुए कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कथित घोटाले पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुमन का रवैया अड़ा हुआ था और उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे उनकी जेल की चिंता करने के बजाय सिंगरेनी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखें। तेलंगाना संस्कृति सारथी की चेयरपर्सन और गाथा गीत गदर की बेटी वेनेला ने जनसेना प्रमुख और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की उसे टिप्पणी की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तेलंगाना किसी की जागीर है। ये कहते हुए कि तेलंगाना के लोग पवन कल्याण का एक अभिनेता और गदर के प्रशंसक के तौर पर सम्मान करते हैं। वेनेला ने कहा कि तेलंगाना स्थापना दिवस पर उनकी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और उन्होंने उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है जिन्होंने राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना राजनीतिक लॉबिंग के जरिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों के दशकों के संघर्ष और बलिदान से हासिल हुआ था। स्वशासन और इस क्षेत्र के संसाधनों पर स्वामित्व के नारे पर जोर देते हुए उन्होंने घोषणा की कि तेलंगाना उन लोगों का है जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हमारे पूर्वजों की जागीर है और ये हमारे बच्चों की भी जागीर होगी। आज दोपहर करीब 12:30 बजे अमीरपेट में मैत्री वनम जंक्शन के पास मेट्रो पिलर नंबर A1043 के करीब केसीआर फैशंस में भीषण आग लग गई। साइट से मिले वीडियो में पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिरी हुई दिखाई दे रही है, जबकि धुआं आसपास की इमारतों की ओर फैल रहा है, जिससे दुकानदारों स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक अलर्ट के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने के कारण व्यस्त मुख्य सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया और इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन की वजह से अमीरपेट से एसआर नगर तक ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हुई। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को सलाह दी कि वे इस रास्ते से यात्रा करने से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और उसी के मुताबिक अपनी यात्रा की योजना बनाएं। नागार्जुन रेड्डी इकड़ा लोकल कांग्रेस लीडर, ये आधा घंटे के पहले एक स्मोक आ रही, 1 घंटे के पहले आ रही। आने के बाद ये बाजू का लोगों इमीडिएटली वो फोन किया, फायर वालों को, पुलिस वालों को, हाइड्रा लोगों को, पुलिस वालों को फोन किया। लोगों इमीडिएटली आके ये फायर को अरेस्ट किया। अभी तो और 10-15 मिनट में कंट्रोल में ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल आ गया। क्या कुछ कैजुअलिटीज तो अभी तक नहीं हुआ।
क्या होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया वो बाद में मालूम हो जाएगा। ये फायर एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है? वो शॉर्ट सर्किट से हो गया, शॉर्ट सर्किट समर है ना, शॉर्ट सर्किट से हो गया। ऑलमोस्ट 5 कोई अंदर फंसा हुआ था कुछ? नहीं वो अभी तक तो ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिसर ने हीरा ग्रुप और अन्य से जुड़े एक मामले में जिसमें निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है, नाजरीन अंसारी उर्फ अबीदा को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उसे पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा नौहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई है। इन पर कथित तौर पर धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के जरिए बड़ी मात्रा में जमा राशि इकट्ठा करके निवेशकों के साथ ठगी करने का आरोप है। पीएमएलए के तहत हुई एक जांच में ये खुलासा हुआ है कि नाजनीन अंसारी नौहेरा शेख की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। वो ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने, उनसे किराया वसूलने, नए पीड़ितों को हीरा ग्रुप में निवेश करने के लिए उकसाने और विभिन्न अधिकारियों को गुमराह करने में सक्रिय रूप से शामिल थी। जांच में आगे ये भी पता चला है कि वो जब्त की गई संपत्तियों को अपने कब्जे में रखे हुए थी और उनका इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अपराध में अर्जित संपत्तियां थी। वो इन संपत्तियों के लगातार व्यावसायिक दोहन को जारी रखने में भी सहायक थी। तेलंगाना पुलिस ने बीआरएस के पूर्व एमएलए बालका सुमन के खिलाफ केस नामपल्ली पुलिस स्टेशन से बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया। एफआईआर असल में पिछले महीने की 26 तारीख को सिंगरेनी भवन के जूनियर इंस्पेक्टर बियानंद की शिकायत के आधार पर नामपल्ली पीएस में दर्ज की गई थी। शिकायत में बंजारा हिल्स में तेलंगाना भवन में एक मीटिंग के दौरान सुमन की विवादित बातों का जिक्र किया गया था। क्योंकि ये जगह बंजारा हिल्स के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए केस को ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया गया। सुमन को शनिवार रात को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स और पार्टी कैडर को चालू रेलवे नेटवर्क पर तोड़फोड़ करने, सिंगरेनी भवन में आग लगने और राज्य के खिलाफ साजिश रचने के लिए उकसाया था। पुलिस ने उन्हें उनके घर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्षेत्रीय दुश्मनी को फिर से जगाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि दोनों भाई बहन राज्यों के लोग इतने समझदार हैं कि वे पहचान सकें कि विकास और लोगों की भलाई में किसने योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के खिलाफ तेलंगाना के कुछ नेताओं की बातों पर जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि ऐसे बयान गैर जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को बटे 12 साल हो गए हैं। हम 2 अलग अलग राज्यों के तौर पर बटे हैं और इस समय कुछ नेताओं की क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और फूट डालने की कोशिशें नाकामयाब होंगी। लोग जानते हैं उनकी भलाई और विकास के लिए किसने काम किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेता अक्सर अपने गृह राज्यों से बाहर भी प्रचार करते हैं। नायडू ने कहा कि उदाहरण के लिए मैंने तमिलनाडु चुनाव में प्रचार किया, अलग अलग राज्यों के नेताओं ने अलग अलग इलाकों में प्रचार किया। कर्नाटका कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने भी चुनावी प्रचार में हिस्सा लिया। इस तरह की लोकतांत्रिक हिस्सेदारी आम बात है और इसे क्षेत्रीय नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही देर के बाद डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु और राज्य के युवाओं के लिए बड़े और ज़रूरी फैसले लिए हैं। जिस चीज़ के लिए बेंगलुरु पूरी दुनिया में बदनाम है, उसके लिए डीके ने बड़ा कदम उठाया है। बेंगलुरु को देश की आईटी राजधानी कहा जाता है, मगर यहाँ की खराब सड़कें, गड्ढे और ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। इसको ठीक करने और सड़कों को सुधारने के लिए डीके शिव कुमार की सरकार ने अपने पहले फैसले में 2000 करोड़ का बजट तय किया, जिसके अलावा रोजगार को भी लेकर फैसले किए हैं। दरअसल बेंगलुरु में कई मकान या इमारतें बिना सही प्लानिंग या सरकारी नियमों को तोड़कर बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले मकानों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के लिए निर्देश दिए गए थे। जनता को इस संकट से बचाने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है, जिससे इन अनऑथराइज्ड मकानों को नियमित किया जा सके। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु में उचित योजना के बिना मकानों का निर्माण किया गया है। ऐसे मकानों को बिजली और पानी के कनेक्शन देने पर रोक लगाने वाले अदालती आदेश हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने इस लाभ के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा।
बुधवार को मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले डीके शिव कुमार ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। खाली हुई पोस्ट को कांग्रेस से नेता बीके हरिप्रसाद भरेंगे। शिव कुमार ने कहा कि मैंने आज सुबह केपीसीसी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि बीके हरिप्रसाद तुरंत प्रभाव से केपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं। वेणुगोपाल ने जाने वाले केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के योगदान की तारीफ की। हरिप्रसाद इससे पहले 1990, 2004, 2013, 14 में राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। जून 2022 से वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और जनवरी 2022 से 2023 तक काउंसिल में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। सूत्रों के मुताबिक हरिप्रसाद मंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन आखिर में केपीसीसी के प्रेसिडेंट बन गए। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। वहीं कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। पहले अनुमान था कि मानसून 26 मई को केरल पहुंचेगा, लेकिन ये तय समय से करीब 9 दिन देरी से आया है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल तक पहुंच जाता है। इसके बाद करीब 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। केरल के कई हिस्सों में पहले से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केरला सरकार और जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों तक राज्य में कई हिस्सों में गरज और चमक के बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तमिलनाडु के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि वो 5 जून को एक नए मूवमेंट की शुरुआत और औपचारिक ऐलान करेंगे। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों में इसको लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। उन्होंने 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 2020 में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 21 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार डीएमके तथा एआईएडीएमके दोनों के खिलाफ तीखे राजनीतिक बयान दिए, जिससे वे चर्चा में बने रहे। 2022 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने भाजपा को अकेले चुनाव लड़ाने का फैसला किया। उस चुनाव में पार्टी को करीब 5% वोट मिले। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के नेतृत्व में बनी अलग रणनीतिक टीम को लगभग 18% वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा को 11.3% वोट मिले। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद पार्टी को लोकसभा में कोई भी सीट हासिल नहीं हो सकी। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि अन्नामलाई पार्टी छोड़कर नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। हालांकि इसी बीच उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव पीएल संतोष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में उन्होंने अपने आगामी फैसले के बारे में भी जानकारी दी है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।